वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन शुरू हो गया है और जहां सत्तारूढ़ दल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को और भी मजबूत करने की दिशा में रणनीति बना रही है। तो वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार सरकार सामाजिक संतुलन को साधने के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती पर भी फोकस कर रही है और जिसके चलते मंत्रिमंडल बड़े बदलाव इसमें आगे आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। देखिए अनुराग तिवारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। अध्यक्ष मिल चुका है, इसके बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी मंत्रिमंडल में विस्तार करने जा रही है और इसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली दरबार तक शुरू हो गई है। मंथन शुरू हो गया है। जिनके रिपोर्ट कार्ड्स अच्छे हैं उनको मोर्चे मिलेंगे। मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव भी देखा जा सकता है। तकरीबन आधा दर्जन वो नाम है जो शामिल हो सकते हैं। इस बार बीजेपी का जोर पीडीए मोर्चे पर है। पीडीए दल से आने वाले यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो मंत्री, उनके ऊपर चर्चाएं बढ़ गई हैं, प्रयास बढ़ गए हैं और इस बीच दिल्ली टू लखनऊ सुगबुगाहट तेज हो गई। कैमरा सहयोगी हरीश तिवारी के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना नया खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मथुरा से है, जहां मंगलवार की सुबह यानी कि आज 4 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के कोहरे के कारण भीषण हादसा हो गया। जहां आपको बताते चले कि माइलस्टोन 127 के पास 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई और जिससे कि 4 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि कई गाड़ियां आग में जो पूरे तरीके से उनमें लग गई और जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने इस पर जानकारी दी है कि हादसे की आवाज सुनकर ऐसा लगा कि जैसे गोली चली हो और तेज धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। तो वहीं घटना के तुरंत बाद ही आसपास के ग्रामीण और राहगीरों की मदद से जो है लगातार प्रशासन और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जहां आपको बता दें कि घायल लोगों में से कुछ लोगों के हालात बेहद ही गंभीर बताए जा रहे हैं। तो वह उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा केंद्रों के लिए रेफर किया गया। मौके पर डीएम, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। आज यमुना एक्सप्रेस वे पे सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास 127 माइल स्टोन पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी, जिसमें एक रोडवेज बस सहित 8 बसें पूरी तरीके से जल गई, 2 छोटी गाड़ियां जल गई। इसके अलावा 9 अन्य वाहन भी आपस में टकरा करके क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 70 के आसपास लोग घायल हुए थे, जिनको हम लोग अलग अलग अस्पताल में ले गए थे। भगवान की कृपा है कि वो सभी खतरे से बाहर हैं। 2 लोगों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, वो भी मतलब खतरे से बाहर हैं, बट उनको एडवांस इलाज के लिए भेजा गया है। पूरी मेडिकल टीम ने जांच कर ली है। यहाँ हम लोग मोर्चरी पर हैं। जो 13 लोगों की असामयिक मृत्यु होने की जानकारी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे और जो दुर्भाग्यपूर्ण से जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारीजनों को 2-2 लाख रुपए की अपने विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस तरीके की मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी इतनी बड़ी दुर्घटना। इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को मैजिस्ट्रियल जांच के लिए भी हमने नामित किया है, जो घटना के पहलुओं की भी जांच करेंगे और ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना, ये चूंकि जिस जगह पे हुई है दुर्घटना प्रोन एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे का, तो वो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके भी सुझाव दे। हम लोगों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों की स्पीड कम की जाए। जो ओवरटेकिंग करते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करने की होड़ लगाते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। तनवाए बना करके वाहनों को पास कराया जाए जब तक कि मौसम प्रतिकूल है। प्रभु की कृपा रही कि जितनी बड़ी दुर्घटना घटी है, बट जो जितने भी लोग घायल हुए हैं उनसे बात करने पर पूछिए तो बताते हैं नहीं मेरे परिवारजन मेरे साथ हैं। बट कुछ लोग हमारे बीच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं रहे हैं, उनके प्रति मैं भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और हम लोग चूंकि सवेरे से ही देख रहे हैं, पूरा रेस्क्यू सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, पल पल इसकी जानकारी ली जा रही है और संकट की इस घड़ी में पूरी सरकार, पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन
सभी घायलों के और जो भी हमारे बीच नहीं रहे उनके साथ खड़ा है। कितने लोगों की शनाख्त हुई है? अभी तक केवल 3 लोगों की शनाख्त हुई है। एक गोंडा के हैं, एक प्रयागराज के हैं और एक आजमगढ़ के हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मेरठ से है, जहां थाना लिसाड़ी गेट के क्षेत्र में पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस गिरोह ने वीडियो कॉल के माध्यम से युवक अरुण को प्रेम जाल में फंसाकर आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट लेकर ब्लैकमेल किया और जहां आरोपी महिला उसके साथियों ने उससे लगभग 1,07,000 रुपए नकद और एक सोने की चैन भी वसूली। तो बताते चले कि इसके बाद महिला ने अतिरिक्त 50,000 रुपए की मांग भी की थी और जहां मानसिक रूप से परेशान अरुण थाने पहुंचा और जहां इंस्पेक्टर अशोक कुमार को पूरी आपबीती उन्होंने सुनाई और जहां आपको बताते चले कि इंस्पेक्टर ने रणनीति बनाकर खुद से 25,000 रुपए अरुण को दिए और जहां महिला को पैसे लेने के लिए बुलाया गया और जैसे ही अरुण पैसे देने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने दबिश देकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। जहां पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस हनी ट्रैप गैंग में महिला के साथ उसके मां समेत कुल 4 आरोपी भी शामिल हैं और जिसमें कि आपको बता दें कि 4 में से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं और जबकि अभी भी एक फरार चल रहा है। मेरठ लिसाड़ी गेट पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें हनी ट्रैप के साथ साथ रंगदारी के 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। लड़की एक अरुण नाम के लड़के से फोन पर बात करती है और उसके बाद उसको वीडियो कॉल कर उसके स्क्रीनशॉट ले लेती है और उसको ब्लैकमेल करते हुए उससे 1,07,000 रुपए और उसकी सोने की चेन ले लेती है। लड़की की जब भूख नहीं मिटती तो लड़की उस लड़के से 50,000 रुपए की डिमांड और रख देती है। लड़का इन चीज़ों से परेशान होकर थाने की चौखट पर पहुंचा और पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार से अपनी आप बीती बताते हुए पूरा मामला बता डाला। इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले का क्राइम पेट्रोल वाला सीन जैसे खुलासा किया है। इंस्पेक्टर ने अपने पास से इस लड़के को 25,000 रुपए दिए और उससे कहा जाकर लड़की के हाथ में दे दो। जब लड़का वहां से पहुंचा लड़की के पास तो पीछे से पुलिस भी पहुंच गई। पहुंचने के बाद जब लड़की पुलिस को देखती है तो हैरान रह जाती है। इस पूरे मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और बताया ये जा रहा है कि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है और वो जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। खबर मेरठ से ही है, जहां थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत आपको बता दें कि समर गार्डन इलाके में देर रात 8 से 10 राउंड की फायरिंग की घटना ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताते चले कि मामूली कहासुनी के बाद दबंग युवकों ने पीड़ित सोमिन के घर के बाहर जो है वो फायरिंग की और जहां मौके से फरार हो गए। तो वहीं आपको बताते चले कि पीड़ित ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी, लेकिन चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की और जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बताते चले कि स्थानीय लोगों और पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इलाके में लगातार चोरी, फायरिंग और भूमाफियों की गतिविधियां पर चौकी इंचार्ज अंकुश लगाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चौकी इंचार्ज पर विभागीय कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में ही चला जाएगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय लोग न्याय और जवाब चाहते हैं। मेरठ पुलिस जहां ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, तो वहीं थाना लिसाड़ी गेट इलाके में बदमाश अब पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है देर रात समर गार्डन चौकी क्षेत्र में एक युवक के घर पे कुछ अज्ञात बदमाशों ने पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली और मौके से फरार हो गए। चौकी इंचार्ज इस पूरी घटना को छुपाते रहे। जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तब पुलिस हरकत में आई और इस पर मुकदमा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर यह विवाद हुआ है, जिसमें 8 से 10 अज्ञात बदमाश युवक के घर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहां से फरार हो जाते हैं। समर गार्डन इलाके में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक, कहीं फायरिंग का हो या चोरी का हो या झगड़े का हो, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उन सब मामलों को रोकने में चौकी इंचार्ज नाकाम होते नजर आ रहे हैं। देखना अब ये होगा इस पुलिस आखिर कब तक इन आरोपियों को पकड़कर जेल भेजती है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस, मेरठ।
अब खबर जौनपुर से है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खबर ने दिल दहला दिया है। जहां आपको बता दें कि एक कलयुगी बेटे ने पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही बुजुर्ग माँ पिता की बेरहमी से हत्या कर दी और जहां दोनों के शवों को घर के ही कुछ दूरी पर गोमती नदी में फेंक दिया गया। बताते चले कि पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर उसके निशानदेही पर शवों की बरामदगी कार्रवाई को शुरू कर दिया है और जहां यह सनसनीखेज मामला जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर के गांव का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इकलौते बेटे अम्बेश कुमार ने पारिवारिक विवाद और पैसों के लेन देन के चलते आपको बताते चले कि अपने ही माता पिता के सिर पर सिलबट्टे से वार कर दिया और उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। तो वहीं वारदात को छुपाने के लिए आरोपी ने दोनों के शवों को बोरे में भरकर कार में रखा और गोमती नदी में फेंक दिया गया। जहां आपको बता दें कि यह घटना 8 दिसंबर की बताई जा रही है। थाना जफराबाद के अंतर्गत एक महिला जिनका नाम वंदना देवी है, उनके द्वारा एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनके द्वारा बताया गया कि उनके पिता जिनका नाम श्याम बहादुर और माता जिनका नाम बबीता देवी है, वह 8 दिसंबर 2025 से लापता है और उनके भाई जिनका नाम अम्बेश कुमार है, जो कि अपने माता पिता को ढूंढने निकले थे, वह 12 दिसंबर 2025 से घर वापस नहीं लौटे हैं। तत्काल पुलिस द्वारा 3 टीमें का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कि तीनों को बरामद किया जाए। जौनपुर में कलयुगी बेटे ने अपनी मां बाप की हत्या कर शव गोमती नदी में फेंककर मौके से फरार हो गया। जब मृतक की बेटी ने पूरे मामले को लेकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो आरोपी बेटे का नाम सामने आया। वहीं पुलिस के जांच में पता चला कि आरोपी बेटे ने पैसे व जमीन के लालच के चलते अपनी माँ बाप का सिलबट्टे से कूच कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद 4 व्हीलर वाहन पर शव को लाद कर गोमती नदी में फेंक दिया। वहीं घटना को लेकर बेटे ने पूरी कबूलनामा पुलिस के सामने बताया। उसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर शव की बरामदगी की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला जफराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस डबल मर्डर की खबर मिलते ही जिले में हड़कंप मच गया है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसआईआर को लेकर देश भर में राजनीतिक हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है। जहां हलचल तेज होने के बाद आपको बता दें कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर अन्य अवैध घुसपैठियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो घुसपैठिया हैं उनको लेकर डिटेंशन कैंप भी बनाए गए हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे देश का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। वहीं एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में लगातार देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, जो इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया है, 3 करोड़ वोटर जो उत्तर प्रदेश से गायब हैं, लापता हैं, शिफ्टिंग है, कहाँ हैं, लेकिन कोई क्लियर ऐसी जानकारी नहीं है। हमारे साथ आगरा के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करते हैं, एसआईआर को लेकर चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर? 3 करोड़ वोट जो वोटर है वह लापता है। ये देखिए, बड़ा चिंता का विषय है कि 3 करोड़ वोट पूरे देश से उत्तर प्रदेश से गायब होना, ये बड़ा चिंताजनक बात है। क्योंकि चुनाव आयोग निरंतर, जैसा कि देखा जा रहा है कि संविधान की जहाँ तक है, मैं समझता हूँ धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहा है। और बात करें कि ये एसआरआई जो चल रहा है, ये 2003 में हुआ था। 2003 के बाद आज ये 2025 में प्रारंभ हुआ है और ये 326 अनुच्छेद के हिसाब से हो रहा है। मगर चुनाव आयोग इसको कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। सत्ता का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग आज एक ऐसी निष्पक्ष संस्था है और वो देखा जा रहा है कि सरकार के कहीं ना कहीं इशारे पे चल रही है। तो ये पुनरीक्षण का कार्य है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी टॉर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक देश का नागरिक है, एक एक कतरा यही चाहता है कि इस देश में बाहर के घुसपैठियों को भगाया जाए। मगर समस्या ये है कि ये लोग आए कहाँ से?
उत्तर प्रदेश की सरकार ये पहले चिन्हित करे कि इनकी कहाँ लापरवाही रही कि वो लोग इस घुसपैठी इस देश में हमारे उत्तर प्रदेश में घुसे या देश में घुसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से सेंट्रल में है, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये भारत सरकार की है और ये डबल इंजन की है। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है, क्योंकि जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं वे कैसे सरहद पार कर कर हिंदुस्तान में आ गए। हिंदुस्तान के जो तमाम राज्य हैं, बांग्लादेश की बात करें, बिहार की बात करें, आसाम की बात करें, तो तमाम ऐसे बांग्लादेशी और जो घुसपैठिया हैं वो भारत में कैसे प्रवेश कर गए, सबसे बड़ा सवाल है। सीमा पर सबसे बड़ी सुरक्षा का काम होता है केंद्र के गृह मंत्रालय का, और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन आता है। अगर सीमा सुरक्षा ये लोग नहीं कर पा रहे तो क्या पकौड़े तलने का काम कर रही थी सरकार? एसआईआर के मुद्दे पर एसआईआर को बिल्कुल एनआरसी की तरह बना दिया। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें पिछले किसी भी एसआईआर से मैपिंग का कोई कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन ये सरकार 2003 से मैपिंग करा रही है। बहुत अच्छी बात है, कराइए, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत आधा समय निकाल दिया, तब तक 2003 से मैपिंग प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, और नतीजा ये हुआ जहां पहला और दूसरे ऑप्शन में मैपिंग होनी चाहिए थी, वहां सीधा बीएलओ के माध्यम से थर्ड ऑप्शन डाल दिया गया, नो डाटा फाउंड। ये करना चाहती है सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठिए बनाना चाहती है भारत के नागरिकों को। ये भारत के जो मूल निवासी हैं उनको घुसपैठिए साबित करना चाहती है। ये नहीं चाहती कि कहीं बाहर से घुसपैठियों, ये इन्हीं के देशवासियों को घुसपैठिए बनाना चाहती है जो इनके वोटर नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में भारत में प्रवेश कैसे कर गए, इसका मतलब ये है सरकार कहीं ना कहीं फेल है। सरकार उन पे जो है पूरे तरीके से अंकुश नहीं लगा सक रही, और सरकार ने जो भी काम किया है उसकी मंशा साफ नहीं है। सरकार बेईमानी की बात कर रही है, सरकार जो है वो जनता को परेशान करने का काम कर रही है। देखिए, आज हमने आगरा के जो तमाम संगठन हैं और राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उनसे विस्तार से बात की, एसआईआर के मुद्दे पर बात की, बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, उनको लेकर बात की। तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आई। तमाम लोगों ने सरकार के जो इस तरीके से जो टॉर्च ऑपरेशन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं, और कुछ लोगों ने इस ऑपरेशन का समर्थन भी किया है। उन्होंने साफ तौर से क्लियर मैसेज किया है कि जिस तरीके से जो घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जो ऑपरेशन चला रही है वह बिल्कुल सही है, और जो देश के नागरिक हैं वह नागरिक ही रहेंगे। एसआईआर जो है वो एसआईआर पुनरीक्षण का कार्य है, और जो एसआईआर का फॉर्म भरेगा वही जो अगली सूची होगी, जो नवीन सूची होगी, उसमें उसका नाम आएगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के नेता अजय राय ने मुरादाबाद में आरएसएस को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि अजय राय ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा घुसपैठिए आरएसएस में है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि एक बार सभी संघ कार्यालयों की जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, ये जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय है, जिससे आम लोग परेशान हैं। आम लोग परेशान जल्दबाजी में हो रहा है, भागम भाग लगी हुई है। रात को 12 बजे करके दो, 2 बजे करके दो, नेट नहीं चल रहा है। मतलब लोग बहुत ही आपाधापी में हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं बेचारे बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है 16-17 लोग की मृत्यु हो गई। कुछ लोग उसमें जहर खा लिए। उसमें कुछ लोग, यही मुरादाबाद में एक व्यक्ति सर्वेश सिंह, वो फांसी पर लटक गया। एक महिला एडमिट है हॉस्पिटल में, आभा सलेमन। आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां है। अभी मैं जा रहा हूँ रत्नेश्वर यादव बदायूं का, वो बेचारा स्वर्गवास हो गया उसका। पूरी तरीके से आवाधापी मची हुई है। इससे निश्चित तौर से लगता है कि ये चुनाव आयोग और जो सरकार की मंशा है वो पूरी तरीके से बहुत ही खराब है, और लोग निश्चित तौर से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब समझ में आ रहा है सरकार को। अब योगी जी जगे हैं और बोल रहे हैं कि वोट कट रहे हैं। अरे इसके पहले तो सो रहे थे आप। आपको पहले से लगकर सारी चीजों को कराना चाहिए था, करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि अब जो इनकी चाल थी, ये चाल में खुद फंस गए हैं। अब पूरी तरीके से ये लोग परेशान हो रखे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो योगी जी हैं, योगी जी की सोच
और योगी जी पूरे प्रदेश को आज बर्बाद कर रखा है इन्होंने। पूरे बुलडोजर चलाकर, लोगों को घर तोड़कर, अत्याचार करके और वर्गवाद करके ये सारा काम उन्होंने खुद कर रखा है। आप उस सामने देखो ना, आपके सामने ही है। नेहरू जी ने पूरे देश को एक माले की तरह पिरो के रखा, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। नेहरू जी के हजारवां हिस्सा भी योगी जी नहीं है। झूठ बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं और जनता को केवल और केवल भ्रमित करना और लोगों को प्रताड़ित करना, बुलडोज करना और तस्करों को बचाना, जो पूरी तरीके से कफ सिरप में, ड्रग्स में जो लोग शामिल हैं उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो व्यक्ति उठा रहा है, आज तस्करी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, उसको जेल भेजना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। आप देख सकते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी को, एक ईमानदार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल भेज रखा है उन्होंने, केवल इसलिए कि उन्होंने तस्करों का नाम बताया, तस्करों की बात उठाई तो उनको जेल भेज दिया। जो तस्करी कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट लेकर वो आनंद ले रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से योगी सरकार केवल और केवल गलत कामों करने वालों के साथ खड़ी है। और जो लोग इनकी बात उठा रहे हैं उनको वो जेल भेज रहे हैं, उनका बुलडोज कर रहे हैं। कोई समाज को साधने से और केवल प्रतिनिधित्व देने से मतलब नहीं आएगा। मतलब तब आएगा जब उस समाज के लिए आप काम क्या करेंगे। समाज का काम होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। आप किसी को बना दो, इसके पहले भी स्वतंत्र देव सिंह को बनाया था, वो भी कुर्मी समाज के थे। ऐसा नहीं था कि वो भी एक बड़े नेता हैं, पर यह है कि उनको केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली, इसलिए उनको नहीं बनाया गया। अब केंद्र के जो खासम खास थे, पंकज चौधरी को बनाया गया, क्योंकि योगी जी और पंकज चौधरी में पटती नहीं है। पूरा समाज, पूरी बीजेपी जानती है, पूरे लोग जानते हैं, इसलिए उनको लिया के केंद्र से लिया कर उनको बैठाया गया है। अब ये जग जाहिर हो गया कि योगी और केंद्र में पट नहीं रही है, इसने तो पंकज चौधरी को मौका दिया, स्वतंत्र देव को मौका नहीं दिया। ये निश्चित तौर से ये चीजें सामने आ रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को बना लें, जो सरकार काम नहीं करेगी, जो अत्याचार अन्याय कर रही है। और पटेल समाज का सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हुआ है। बनारस जहां से मैं आता हूं, वहां पर काशी द्वार के नाम पर तमाम नई नई योजना, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर सारा का सारा जो जमीन, मैक्सिमम जमीन जा रही है, सब पटेल समाज की है और उनको लाठियों से मारा गया। ट्रांसपोर्ट नगर में लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तब पंकज चौधरी कहाँ थे? हम सब लोग खड़े थे। आज उसी का नतीजा था कि मोदी के खिलाफ पटेल समाज ने जमकर मेरा साथ दिया। मैं धन्यवाद देता हूं और आगे भी मेरा जमकर साथ देगा, ये हम सबको विश्वास है। क्यों? क्योंकि उनके सुख दुख के साथी हैं। हमारे उदल जी, जो कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता रहे, 9 बार के एमएलए थे, वो उनका आशीर्वाद उनके परिवार कम्युनिस्ट के थे। आज उनके किताब का विमोचन मैंने कराया भूपेश बघेल जी से। निश्चित तौर से पूरा पटेल समाज इस बार कांग्रेस को वोट करेगा और गठबंधन के साथ करेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।